हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये साउदर्न रेलवे चेन्नई डिवीज़न का क्वेश्चन है, जिसका एग्ज़ाम 31 मई 2024 को हुआ था। और इसी क्वेश्चन से हमने आपका टेस्ट लिया था 9/6/2024 को। क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं होता है। हमारे टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा चेंज हो जाता है, और चेंज बहुत ही अच्छा होता है। इस क्वेश्चन में टोटल 110 क्वेश्चन तो टेस्ट का पार्ट हैं। अलग से 71 क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, ताकि आपकी परीक्षा में और इम्प्रूव हो सके, आपके ज्ञान में जो है वृद्धि हो सके, और आपका ये फ़ायदा एग्ज़ाम तक आपको बहुत ही अच्छा दिलाएगा। और अभी जो पिछले वीडियो हमने बनाया है, इसका 1 से लेके 71 तक के क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। आप उसको ज़रूर देखें। इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें लिंक दे दिया जाएगा, उसमें देखेंगे। 2 लोगों का रिजल्ट भी हुआ था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। अब ये इसका पार्ट 2 है, और अब की बार वॉलटियर डिवीज़न में बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ है, जो हम आपको दिखाएंगे। और इससे आपके अंदर एनर्जी आएगी, तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। और कैसे होता है रिजल्ट, कैसे लोग डिपार्टमेंटल में पास करके एक टेक्नीशियन से जेई कैसे बन जाते हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। और इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं 72 के बाद, 71 के बाद 72 से, वो सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं, इनको देखते हैं। ये बहुत ही पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत ही मेहनती थे और लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। और हर टेस्ट में इनको पार्टिसिपेट जो इनका रहता था, पार्टिसिपेशन हमेशा रहता था। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होने पर ये तुरंत मैसेज करते थे, ठीक है। और इनका जो रिज़ल्ट आया तो इन्होंने एक मैसेज भी किया कि आई हैव रीचड माई गोल। इनका गोल था जेई बनना, और इन्होंने सफलतापूर्वक ये गोल अचीव किया है, ठीक है। और इफ़ोर्ट जो यहाँ से जो मदद मिली है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। लेकिन मेन जो मकसद होता है आप ही का होता है। मेन जो हमारा मेहनत तो आप ही का होता है। मेन हमारा मकसद होता है किसी तरह, जैसे भी हो मटेरियल किसी तरह प्रोवाइड करा के, कितने कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपको टेस्ट में डाला जाता है। तो यही आपका मेन है रिज़ल्ट का कारण। और जो भी यहाँ से मिलता है आप उसको कैच कर लेते हैं तो समझिए रिज़ल्ट हो जाता है। तो ये, और उसके जब आप मैसेज करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट हो गया है, तो यहाँ से भी रिप्लाई में मैसेज किया जाता है, ताकि, और ये मैसेज सबको दिखाया जाता है ताकि और लोगों को इससे मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो इस तरह से पहला रिज़ल्ट है, दूसरा भी दिखाएंगे और बाद में हम वीडियो को एक्सप्लेन भी करेंगे। थोड़ा एनर्जी आप ले लीजिए। दूसरा ये भी है, इनको जब इनका रिज़ल्ट आया तो इनको मैसेज करके पूछा गया कि आपका रिज़ल्ट आया क्या। तब जाके इन्होंने बताया कि हाँ रिज़ल्ट आया है। फिर इन्होंने अपना जो रिज़ल्ट का पीडीएफ है वो भी भेजा है, ठीक है। वो आपको मैं बाद में क्लियर करके दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर गाइडिंग ऑन सपोर्ट प्लेस्ड इन फाइनल पैनल। सीरियल नंबर 5 में इनका रिज़ल्ट है, और मैंने भी लिखा है कि बहुत ही अच्छी बधाई हो आपको, ठीक है। तो इस तरह से और लोग भी सफल हुए हैं, उसके बारे में आपको दिखाते हैं। बहुत ही मेहनती सभी हमारे विद्यार्थी हैं, और जिसके कारण रिज़ल्ट होता है। ये भी हैं, जब इनका रिज़ल्ट आया तो इन्होंने कोई मैसेज नहीं किया। इनको भी पूछा गया कि आपका रिज़ल्ट आया है, क्योंकि जो भी रिज़ल्ट आता है उसका लेटर तो पहले मेरे पास आ ही जाता है, फिर नाम ढूंढ के मैसेज करना पड़ता है। आप लोगों को जब रिज़ल्ट आता है तो कृपया करके आप मैसेज कीजिए कि रिज़ल्ट हुआ है। मुझे ढूंढना पड़ता है रोल नंबर से, नाम से, ठीक है। तब उन्होंने फिर ये लेटर भेजा है और बोला है कि 7th नेम जो नंबर है उसमें मेरा नाम, इनका जगदीश काला नाम है, और 745 यहाँ से हर किसी को एक रोल नंबर भी दिया जाता है। तो इस तरह से है, ठीक है। और फाइनल रिज़ल्ट ये है। चलिए आपको हम दिखाते हैं फाइनल रिज़ल्ट। ये देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जो ये कम्युनिटी टैब है उसमें लिखा हुआ है सब मैसेज, ठीक है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के वाल्टियर डिवीजन में आयोजित एलडीसी जेई की परीक्षा में अंतिम रूप से चयन होने की अनंत शुभकामनाएं। फर्स्ट रैंक जो जोगिंदर मलिक इन्होंने लाया था, इनको भी बहुत बहुत बधाई। दूसरा रैंक पर पी रवि कुमार है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे क्लास से वी के दुर्गा प्रसाद, 5वें रैंक जी संतोष कुमार, 7वां रैंक जगदीश काला। इन तीनों को नियमित रूप से इन्होंने टेस्ट में भाग लिया था। कोई भी दिक्कत होता था तो रिप्लाई होता था मैसेज का कि सर इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ए ही क्यों दिया गया है, बी क्यों नहीं है। ऐसे करके जो है
डाउट को क्लियर करते रहते थे, टेस्ट देते रहते थे, जो भी मटेरियल यहाँ दिया जाता था उसको कंटिन्यू स्टडी करते थे, और इसका जो रिज़ल्ट है वो देखिए। आप सभी को बधाई, टोटल जितने भी लोग हैं इसमें शामिल 13 लोग हैं, 13 लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आगे आप लोग एक इंस्पिरेशन है, जो आगे डिपार्टमेंटल जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप मार्गदर्शक हैं। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अपना क्लास। तो 71 तक पिछले वीडियो में करा दिया गया था, पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराया गया था। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है वो भी, और ये जो बनेगा ये भी वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है। 72 में है लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील आर कंट्रोल्ड बाय, व्हील का जो लेटरल मूवमेंट होता है, जैसे ये व्हील है, ठीक है, और इन दोनों के बीच जो ये एक्सल है, तो ये व्हील का जो इधर का मूवमेंट है या इधर का, इस व्हील का इधर का जो मूवमेंट है उसी को लेटरल मूवमेंट कहते हैं। व्हील को इस तरह का यदि मूवमेंट होगा तो बहुत बड़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो इसको कंट्रोल करता है एक्सल गाइड, ठीक है, एक्सल गाइड करता है। आपने देखा होगा कि आईसीएफ कोच के जो ये एक्सल है और यहाँ व्हील है, तो व्हील के बाद ये इस तरह से एक्सल गाइड लगे रहते हैं, और यहाँ पर एक डैशबोर्ड लगा रहता है, हेलिकल स्प्रिंग भी लगा रहता है, ठीक है। और जो डैशबोर्ड होता है उसमें ऑयल भी होते हैं, 40 mm उसमें ऑयल होता है। 1.6 लीटर में यदि पूछा जाता है तो 1.6 लीटर ऑयल इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसमें जो हाइड्रोलिक एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, तो वही होता है एक्सल गाइड, और लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल भी करता है। तो उसमें रबिंग, बहुत सारे पार्ट्स उसमें होते हैं, रबर पैकिंग होते हैं, हेलिकल स्प्रिंग होते हैं, ठीक है, कंपनसेंट्रिंग रिंग होते हैं। तो ये सारे रिंग्स भी होते हैं, जैसे हाइट कम करना या बढ़ाने के लिए उस तरह उसमें इस तरह से रिंग लगाए जाते हैं, ये होल होता है, ठीक है। तो एक जो आईसीएफ बोगी होते हैं ये भी आपको जान लेना चाहिए। एक जो आईसीएफ इस तरह से अगर बोगी है तो यहाँ 2 डैशबोर्ड गाइड होते हैं, यहाँ 2 होते हैं, और यहाँ भी 2 होते हैं, और यहाँ भी 2 होते हैं, टोटल 8 होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी आपने यदि बोगी नहीं देखा होगा और क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको 4 ही याद होगा, लेकिन होते हैं 8। तो इस तरह से आप 72 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। यदि चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनता है उसका आपको मैसेज जाएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ज़रूर। इससे आपका नोटिफिकेशन आपको एकदम 100% मिलेगा। और चैनल पर कुछ भी कमेंट अगर लिख देते हैं तो भी नोटिफिकेशन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कभी आपने किसी चैनल पर कोई कमेंट किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब वीडियो को स्क्रॉल करते हैं तो उसके वीडियो आपके सामने आते हैं, ठीक है, तो इसलिए कमेंट करना चाहिए। आगे देखते हैं 73। हाउ मेनी एंगल कोक आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल इन ट्विन पाइप सिस्टम। 2 पाइप सिस्टम का, अब पहले सिंगल पाइप सिस्टम भी, ब्रेक सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए ट्विन पाइप लिखा हुआ है। तो ट्विन पाइप सिस्टम में कितने एंगल कोक होते हैं, ठीक है। तो ट्विन पाइप सिस्टम में इस तरह से यदि कोच है तो 2 पाइप, एक बीपी और एक एफपी होता है, एक बीपी और एफपी यहाँ भी होगा। तो हर पाइप में एंगल कॉक जरूर होगा, क्योंकि इसका बीपी अगले कोच के बीपी से जुड़ेगा, ठीक है, इसका एफपी अगले कोच के एफपी से जुड़ेगा। एफपी मतलब फीड पाइप, बीपी मतलब ब्रेक पाइप। इसका भी जो बीपी है पिछले कोच के बीपी से जुड़ेगा, और इसका भी एफपी है जो पिछले कोच के एफपी से जुड़ेगा। तो इसमें 2 और 2, 4 टोटल कट ऑफ एंगल कॉक होंगे, ठीक है। और कट ऑफ एंगल कॉक के बारे में भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। एक कोच में 2 बीपी और 2 एफपी होते हैं, एक पहला पॉइंट हो गया। इसमें एक इंटरनल बॉल होता है, ठीक है। इस तरह से फ्लैंज को अगर टाइट करते हैं तो बॉल का क्या करता है, सेट हो जाता है इस तरह से कि वो जो बॉल होता है उसका 10 mm डाया होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और जो पाइप है उसमें एक हैंडल भी होता है, ठीक है। हैंडल क्या होता है, ये जो एयर की सप्लाई एक कोच से दूसरे कोच में फीड पाइप या ब्रेक पाइप की है उसकी सप्लाई को बंद करना या उसको चालू करने के लिए एक हैंडल होता है। यदि हैंडल पैरेलल टू पाइप है, इस तरह से पाइप है और इसका हैंडल इस तरह से है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो है ओपन है, ये वायु का जो एयर का जो सप्लाई है वो जारी है। पैरेलल टू पाइप रहेगा तो एयर सप्लाई जारी है, और परपेंडिकुलर टू पाइप रहेगा यानी ऐसे रहेगा, ऐसे, तो समझ जाइए कि कट ऑफ एंगल कॉक बंद पोजीशन में है, क्लोज पोजीशन में है। तो ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 73 का 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इन इमरजेंसी एप्लीकेशन ब्रेक सिलेंडर प्रेशर राइजेस फ्रॉम 0 to 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 0 से 3.6 kg का चार्ज होने के लिए
चार्ज होने के मतलब ब्रेक लगने के लिए, क्योंकि जैसे ही ब्रेक का सिलेंडर जो है चार्ज हम करेंगे, ब्रेक सिलेंडर में हवा जाएगी तो ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन निकलेगा बाहर, ठीक है। और कितना निकलेगा, आईसीएफ कोच है तो 32 mm निकलेगा, क्योंकि आईसीएफ कोच का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है 32 mm होता है। तो पिस्टन बाहर निकलेगा और एडजस्टमेंट इस तरह से होता है कि जैसे ही पिस्टन बाहर निकलेगा ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। और किसी भी कंडीशन में यदि ब्रेक अप्लाई होता है तो सब में एक ही टाइम आप लगाइएगा, एग्ज़ाम में आंसर वही होगा, 3 से लेकर 5 सेकंड अगर कोचिंग स्टॉक है तो, ठीक है। और 18 से 30 सेकंड होता है वैगन स्टॉक में ब्रेक अप्लाई का समय। ब्रेक रिलीज़ का समय होता है कोचिंग स्टॉक में 15 से 20 सेकंड और वैगन में होता है 45 से 60 सेकंड। चारों क्वेश्चन को याद रखेंगे। यदि CNW में है तो कैरेज वर्कशॉप में है तो कैरेज वाला याद रखेंगे, वैगन वर्कशॉप में है तो वैगन वाला याद रखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर है C, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने के लिए पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग देखते हैं। रिडक्शन ऑफ BP प्रेशर फॉर इमरजेंसी एप्लीकेशन। इमरजेंसी एप्लीकेशन में यदि BP का प्रेशर डाउन होगा तो कितना होगा, यही पूछा जाता है। तो 4 प्रकार के मेनली एप्लीकेशन मेन है जहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं और सारे एग्जाम में आते हैं। चारों एप्लीकेशन का आप नाम याद रखेंगे। एक होता है मिनिमम एप्लीकेशन, एक है सर्विस एप्लीकेशन, एक फुल सर्विस एप्लीकेशन और एक इमरजेंसी एप्लीकेशन। मिनिमम एप्लीकेशन में BP का जो प्रेशर होता है वो 0.5 से लेके 0.8 तक का ड्रॉप किया जाता है। 0.5 से लेके 0.8 ड्रॉप करते हैं। सर्विस एप्लीकेशन में 0.8 से लेके 1 kg का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है सर्विस एप्लीकेशन में। और फुल सर्विस एप्लीकेशन में 1 से लेके 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप करते हैं। और इमरजेंसी जो सर्विस एप्लीकेशन है जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है वही 1.5 से लेके 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर BP का डाउन किया जाता है, BP का प्रेशर घटाया जाता है। इससे होता क्या है, जैसे ही BP का प्रेशर कम किया जाएगा, कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम एज BP प्रेशर। BP का प्रेशर भी सेम होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ही BP का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, DV जो कंट्रोल रिजर्वायर है और BP का जो प्रेशर है दोनों के बीच के जो गैप है उसको सेंस कर लेती है DV कि इन दोनों में प्रेशर बराबर नहीं है, ठीक है। तो DV क्या करती है, एक्सिलरी रिजर्वायर होता है AR, ठीक है। AR में कहाँ से हवा आता है, फीड पाइप से। तो AR का कनेक्शन इससे करा जाती है ब्रेक सिलेंडर से, ठीक है। और AR से हवा, AR में 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। AR से हवा जाता है BC में और जैसे ही BC में हवा जाएगा तो BC का पिस्टन बाहर आएगा, कितना आएगा, 32 mm आएगा। ICF है तो वैगन में सबके अलग अलग होते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, ब्रेक लगेगा। और ब्रेक लगेगा कितना समय लगेगा ब्रेक एप्लीकेशन में, 3 से लेके 5 सेकेंड, ये जो लिखा हुआ था। तो जो 75 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा B। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। आफ्टर ब्रेक रिलीज आइसोलेट द ब्रेक सिलेंडर फ्रॉम द एक्सिलरी रिजर्वायर बाय द। ब्रेक रिलीज जब होगा तो जो ब्रेक सिलेंडर को एक्सिलरी रिजर्वायर, आइसोलेट ब्रेक सिलेंडर फ्रॉम एक्सिलरी रिजर्वायर, ब्रेक जब रिलीज होगा तो कौन, अब तो कनेक्शन AR से BP का हो गया, AR से BC का हो गया था। यानी जब हम ब्रेक अप्लाई करते थे तो AR का कनेक्शन BC से हो जाता था, यानी कि एक्सिलरी रिजर्वायर था उसका कनेक्शन BC से हो जाता था। अब ब्रेक रिलीज़ करेंगे तो उसका कनेक्शन कटना चाहिए, नहीं तो ब्रेक लगा ही रह जाएगा। तो ब्रेक लगे हुए को काटने के लिए ये DV ही का ही ये काम होता है कि इसका कनेक्शन जो है काट दिया जाता है। कुछ कैसे किया जाता है, फिर से BP का प्रेशर जो है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ज किया जाता है। और जब चार्ज दोनों का प्रेशर बराबर हो जाता है तो ऑटोमेटिक AR का कनेक्शन BC से कट हो जाता है और जो एक्स्ट्रा हवा ब्रेक सिलेंडर में थी वो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में चले जाती है और पिस्टन जो है ब्रेक सिलेंडर का वो अंदर की तरफ चल जाता है और ब्रेक रिलीज हो जाता है। और रिलीज ब्रेक होने में 15 से 20 सेकेंड लगते हैं ICF कोच यदि कोचिंग स्टॉक है तो इसका आंसर 76 नंबर जो है उसका आंसर हो जाएगा A। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A device provided by the brake rigging for automatic adjustment of clearance slack between brake block and wheel it's called। ब्रेक और व्हील के बीच क्लियरेंस के जो है ना एडजस्ट करने के लिए
एक ब्रेक रिगिंग में एक उपकरण लगाया जाता है, उस उपकरण को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ब्रेक रेगुलेटर, और इसी को स्लैक एडजस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रेक रेगुलेटर और स्लैक एडजस्टर दोनों एक ही चीज़ हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए ये आपको दिया गया है क्वेश्चन, और इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ब्रेक रेगुलेटर और ब्रेक ये जो स्लैक एडजस्टर है वो दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्या करता है? ये जो है स्लैक, जैसे ये आपको इसके लिए स्लैक एडजस्टर पर जानना होगा। स्लैक एडजस्टर एक होता है जिसमें ए डायमेंशन ई डायमेंशन भी होता है, बहुत सारे वीडियो में हमने आपको बताया था। वो क्या करता है? ये व्हील है और ये ब्रेक ब्लॉक है। ठीक है, तो किसी कारणवश व्हील जो है धीरे धीरे घिस जाता है, अगर गाड़ी सर्विस में है तो ब्रेक ब्लॉक भी धीरे धीरे घिसेगा। इन दोनों के बीच गैप क्या है? बढ़ता जाएगा। तो इस गैप को ऑटोमेटिक एडजस्ट करने के लिए स्लैक एडजस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डबल एक्टिंग होता है। वो खुद ही इन दोनों के बीच को गैप को मेंटेन रखता है। जैसे ही व्हील का जो डाया है वो कमेगा या ब्रेक का ब्लॉक घिसेगा, इसका भी डाया थिकनेस घटेगा, तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा और संपर्क में आ जाएगा और ब्रेक लगने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसी को डबल एक्टिंग स्लैक एडजस्टर कहा जाता है। तो कुछ स्लैक एडजस्टर है जो पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि कौन सा स्लैक एडजस्टर कहाँ इस्तेमाल होता है। एक IRSA आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IRSA 600 जो स्लैक एडजस्टर है वो फ्रेट स्टॉक में यानी कि वैगन स्टॉक में यानी कि मालगाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है। IRSA 600J भी एक होता है, ये भी मालगाड़ी में या फ्रेट स्टॉक में इस्तेमाल किया जाता है। एक DRB 600 भी होता है, DRB। ठीक है, ये भी फ्रेट स्टॉक या मालगाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है। एक DRB 750 भी होता है। ठीक है, ये सारे को याद रखिएगा। DRB 750 होता है, ये क्या होता है? BCNHL या बॉक्स NHL वैगन में ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप इसको लिखें कहाँ? बहुत ही अच्छा आइडिया हम आपको बताते हैं। जैसे ही वीडियो बनता है किसी भी टेस्ट पेपर का, तो आपके पास जैसे ही टेस्ट पेपर जाता है या वॉल्यूम 10 सेट होने के बाद जो वॉल्यूम बनता है वो वॉल्यूम आपके पास जाता है, तो उसको जब प्रिंट कराएंगे तो सिंगल पेज में प्रिंट कराएंगे, डबल एक ही पेज में दोनों साइड नहीं कराइएगा। इससे क्या है, ज़्यादा कुछ पैसा बचत होता नहीं है, 10-20 रुपये का फ़र्क रहता है। ठीक है, एक साइड जो पेज रहता है इस तरह से आपके पेज होंगे। ठीक है, तो ये साइड में आप प्रिंट कराएंगे, ये पूरा ब्लैंक रहेगा। कोई भी एक्सप्लेन अगर आपको समझ में आई या हमने आपको बताया तो ये ब्लैंक वाले पेज में आप उसके बारे में एक्सप्लेन लिख लेंगे, और हर क्वेश्चन पर कुछ आपके दिमाग में आइडिया आता है तो उस ब्लैंक वाले पेज पर एक्सप्लेन उसका लिखेंगे, और जो उसका आंसर है उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे और रेगुलर स्टडी करेंगे। और यही करते हैं जो भी फर्स्ट रैंक से यहाँ से आते हैं, उनको भी यही करते हैं। अभी खड़गपुर का अभी रिजल्ट बताना बाकी है। अभी हमने हावड़ा का बताया, MCF में AWM का रिजल्ट हुआ वो भी बताया, यहाँ से वाल्ट्रेड डिवीज़न का भी बताया। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको खड़गपुर में फर्स्ट सेकंड थर्ड सब रैंक ही RJ ज्ञान क्लासेस से ही आए हैं, आपको दिखाया जाएगा कैसे पास करते हैं यहाँ के विद्यार्थी। तो इस तरह से काम कीजिएगा यदि आप यहाँ जुड़े हैं। और क्वेश्चन एक बार वॉल्यूम लीजिएगा, दोबारा नहीं मांगिएगा, उसको प्रिंट करा के आराम से रखिएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम हो गया या सिलेक्शन हो गया तो सोचते हैं सर से थोड़ा वॉल्यूम ले लें, अपने दोस्तों को थोड़ा डिवाइड कर दें। तो सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है, मटेरियल नहीं शेयर करने वाला लोग ही यहाँ सफल हुआ है। जिन जिन लोगों ने यहाँ से मटेरियल लेके दोस्तों में बांटा है उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, जान लीजिएगा। तो चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट टाइप ऑफ स्लैक एडजस्टर यूज इन पैसेंजर कोच? पैसेंजर कोच में IRSA 450 जो स्लैक एडजस्टर है वो कोचिंग स्टॉक के लिए होता है। IRSA 450 ये भी वैगन स्टॉक के लिए होता है और ये भी वैगन स्टॉक के लिए होता है। और DRB 750 है वो स्पेशल BCNHL या बॉक्स NHL के लिए होता है। ठीक है, और कैसनप बोगी जो हमने पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि बॉक्स NHL में कैसी बोगी इस्तेमाल होता है, किस प्रकार का जो है सेंटर पिवोट उसमें इस्तेमाल होता था, किस तरह के उसमें किस तरह का जो है ग्रीस भी एक ग्रेफाइट ग्रीस है वो कहाँ इस्तेमाल होता था। ये सब आप याद रखे होंगे और बहुत ही अच्छा वीडियो है कैसनप बोगी का, आप ज़रूर एक बार देखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। द डायमीटर ऑफ बॉल इन इंटरनल बॉल वॉल्व ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक। कट ऑफ एंगल कॉक के जो इंटरनल बॉल है, हमने अभी तुरंत अभी आपको हमने एक क्वेश्चन के दौरान बताया था
कि 10 mm इसका डाया होता है, ठीक है। इस तरह से एक बॉल होता है, थोड़ा सा यहाँ कटा हुआ होता है। ये इस तरह से जब घूमता है तो क्या होता है, कभी क्लोज हो जाता है हैंडल के अनुसार और कभी ओपन हो जाता है। जब हैंडल हम लोग पर पैरेलल टू पाइप रखते हैं तो ये हवा जो एयर का जो प्रेशर है वो एक से दूसरे में जाने देता है, और परपेंडिकुलर टू पाइप करते हैं तो ये बॉल का ही काम है, ये हवा को रोक देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखें, इस बॉल का जो डाया होता है वो 10 mm होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। वाइट टाइप ऑफ ग्रीस used after cleaning and inspection of all parts of slack adjuster। मतलब स्लैक एडजस्टर के जो पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे रबर हो गया, गैस्केट हो गया, ठीक है, बैरल हो गया, बैरल हेड हो गया, एडजस्टर ट्यूब हो गया, कंट्रोल रोड हेड। आप तो जानते हैं कि ए डायमेंशन बोलता है कंट्रोल रोड हेड एंड बैरल ऑफ फेस के बीच की जो दूरी होती है उसी को ए डायमेंशन कहते हैं। तो ये सारे पार्ट्स जो हो गए, फ्लैंज है, स्पाइंडल है, ठीक है, एडजस्टर नट है, बहुत सारा पार्ट्स होता है। तो उन सारे पार्ट्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है, वो ग्रीस का जो इस्तेमाल क्लीन या साफ़ सफाई करने के लिए जो ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है सर्वोजेम RR3, ठीक है। कहीं कहीं कुछ आपके एग्ज़ाम में यदि ये ऑप्शन नहीं है तो ये भी आप ले सकते हैं सर्वोजेम 4, लेकिन ये दिया हुआ है तो यही आंसर लीजिएगा। ये अगर है दिया हुआ तो यही लीजिएगा फ़िलहाल, बाद में कुछ करेक्शन होगा तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल यही आंसर आपका सी वाला करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। द टाइप ऑफ डर्ट कलेक्टर यूज इन बोगी माउंटेड पैसेंजर कोच। बोगी माउंटेड पैसेंजर कोच में जो डर्ट कलेक्टर होता है वो 2 वे होता है, ठीक है। 81 का हो जाएगा ए। लेकिन यही वैगन स्टॉक में यदि होता तो 3 वे होता है वैगन में। तो याद रखिएगा 81 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। When DB इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ DB हैंडल इज। हमने आपको बताया कि जब वर्किंग कंडीशन में DB होगा तो पोजीशन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू पाइप होगा। नहीं, ये तो DB का आ गया ना, ये तो कट ऑफ एंगल कॉक था। DB अगर वर्किंग कंडीशन में है तो समझिए कि ये DB है, ऐसा तो होता नहीं है। और ये यही इसका ये वाला होता है, ठीक है, हैंडल, ठीक है। तो ये अगर वर्टिकल है तो समझिए कि DB क्या है, वर्किंग कंडीशन में है। और ये इसको ये रिलीज आइसोलेट करने के लिए ऐसे इसको खींचा जाता है, ठीक है, ऐसे खींचा जाता है, खींच के रस्सी से इधर कहीं बांध दिया जाता है। जो टर्न अंडर होता है, टर्न अंडर, जो ICF कोच होंगे तो टर्न अंडर होंगे, या कुछ ऐसे अगर यहाँ कील वगैरह लगे होंगे तो उसमें क्या करते हैं, कोई स्क्रू वगैरह या कोई हुक या कोई एंगल होगा, वहाँ उसको बांध दिया जाता है आइसोलेट करने के लिए। तो वर्किंग कंडीशन में होगा तो क्या होगा, वर्टिकल होगा। 82 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कभी आपको कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, यदि रिलीव टाइम है, आपके पास समय ज़्यादा है, तो आप एक बार ट्रेन के अंडर फ्रेम को दूर से देखना है। एक्सीडेंट होने का बिल्कुल चांस नहीं होना चाहिए, रिलैक्स मोड में देखना है। और जब देख रहे हैं कुछ उस तरह का चीज़ तो मोबाइल आपको बिल्कुल ऑपरेट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही डेंजर हमारा रेलवे है, बिल्कुल सेफ्टी से उसमें काम करना है। 83 देखिए। और जो भी मटेरियल यहाँ दिए जाते हैं उस मटेरियल को वर्किंग आवर में, ड्यूटी आवर में नहीं पढ़ना है, ना ही वीडियोस ड्यूटी आवर में देखना है, क्योंकि हमारा रेल का काम डेंजर होता है, ये बात को याद रखिएगा। 83 नंबर देखिए। ना ही कोई रिप्लाई, ना ही कोई मैसेज जब आप काम कर रहे हैं तो करना है, क्योंकि 2 काम एक बार नहीं हो सकता है, बहुत ही डेंजर काम होता है रेल का। 83 का देखते हैं। फॉर रिलीजिंग ब्रेक SAB इज रोटेटेड टू। ब्रेक का जो रिलीज करने के लिए SAB जो होता है उसको घुमाया जाता है, कितना, टुवार्ड्स ट्रॉली इन एंटी क्लॉकवाइज, उसको घुमाया जाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। द कंट्रोल रिजर्वायर इज माउंटेड ऑन द फेस ऑफ। जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है वो किसके फेस पर लगा हुआ होता है। ये देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 6-7 क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये कौन सा मिडिल में होता है, कौन सा बॉटम में होता है, किसके फेस पर कौन सा होता है। ये सारे क्वेश्चन जो है VVI2 करके एक PDF आपको दिया गया है, उसमें सारे क्वेश्चन हैं, उन सबको याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। 85 देखिए। तो इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा B, ठीक है, एट द बॉटम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। स्लो चार्जिंग फ्रॉम आउटलेट ऑफ डर्ट कलेक्टर कैन बी ड्यू टू। डर्ट कलेक्टर के आउटलेट जो है स्लो चार्जिंग होने का क्या कारण है, तो जो उसका गैस्केट होगा वो डैमेज होगा, ठीक है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। इफ़ ए डायमेंशन ऑफ SAB इज रिड्यूस्ड। ये यदि SAB स्लैक एडजस्टर बैरल जो है उसका A डायमेंशन यदि कम हो जाता है
तो पिस्टन स्ट्रोक में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 87 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज इन कोचिंग स्टॉक, कोचिंग स्टॉक में किस प्रकार का ब्रेक ब्लॉक इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें कोचिंग स्टॉक में के टाइप का होता है, याद रखिएगा, क से कोचिंग और क से के टाइप, ठीक है। ल से मालगाड़ी और ल से एल टाइप, ठीक है। एल वाला जो होता है वो, हालांकि मालगाड़ी में जो BMBS होता है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम जो होता है, उसमें के टाइप का ही ब्लॉक लगता है, लेकिन इसका के टाइप का ब्रेक ब्लॉक देखने में बिल्कुल अलग होगा और उसका के टाइप का ब्रेक ब्लॉक दिखने में बिल्कुल अलग होगा। लेकिन आपको याद रखिएगा, मालगाड़ी जो फ्रेट स्टॉक होता है उसमें BMBS जिस बोगी में इस्तेमाल होगा उसमें के टाइप का ब्रेक ब्लॉक इस्तेमाल होगा, और अंडर फ्रेम माउंटेड वाले में एल टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। कोचिंग स्टॉक में सभी में के टाइप इस्तेमाल किया जाता है, तो 88 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। what mechanism is provided to control the speed of coach by transferring the braking force from brake cylinder to the wheel tread, मतलब ब्रेक सिलेंडर व्हील ट्रेड तक ब्रेकिंग फोर्स को स्थानांतरित करने, कोच की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी जो है उपकरण या डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, यही आपको कहा जा रहा है। तो उसको जो है कहा जाता है ब्रेक रिगिंग, ठीक है। इसी ब्रेक रिगिंग में जो स्लैक एडजस्टर आता है जो लगा रहता है, जिसको कि ब्रेक रेगुलेटर भी कहा जाता है, तो 89 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 तो हो गया, अब 90 देखते हैं। वेयर एंकर लिंक इज फिटेड इन बोगी, बोगी में एंकर लिंक जो है बोलिस्टर के जो है बोगी ट्रांसम और बोलिस्टर को जोड़ने वाला ये होता है, बोलिस्टर एंड बोगी ट्रांसम के बीच में होता है, तो 90 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, ठीक है, 90 का ए। चलिए 91 देखते हैं। 91 पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन, ये ICF में होता है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। इंड वाल में आप देखे होंगे ICF के इंड कोच में राइट साइड में इस तरह का एक बॉक्स लगा रहता है, ठीक है, और नीचे एक रस्सी लगा होता है, और रस्सी में इस तरह से खींचने वाला भी एक बना हुआ रहता है, उसी को कहा जाता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, और ये इंड वाल में लगा रहता है। ये आंसर हो गया सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। द कलर कोड ऑफ ए ग्रुप कॉयल स्प्रिंग, ये जो क्वेश्चन आएगा तो इसमें YBG याद रखिएगा, YBG ये थे, येलो ब्लू ग्रीन, और ABC तो हर किसी को याद होता है, यानी कि ए ग्रुप का जो कॉयल स्प्रिंग होगा उसका होगा येलो, B ग्रुप का जो कॉयल स्प्रिंग होगा उसका ब्लू, और C ग्रुप का जो कॉयल स्प्रिंग होगा इसका ग्रीन होगा। ये ब्लू को ऑक्सफोर्ड ब्लू कहा जाता है, लेकिन आप ब्लू याद रखिएगा, तो ऑप्शन आपको आसानी से मार सकते हैं। तो 93 नंबर हो, क्या पूछ रहा था, 92 ए ग्रुप का, तो येलो हो जाएगा, यानी कि 92 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 93। व्हाट टाइप ऑफ सस्पेंशन आर यूज्ड इन डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक ऑब्जर्वर, डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक ऑब्जर्वर में किस प्रकार के सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें सेकेंडरी सस्पेंशन जो है, आपने देखा होगा ICF कोच में जो बॉलिस्टर होते हैं, बॉलिस्टर के ठीक बीचे बीच इस तरह से एक शॉक एब्जर्वर लगा हुआ रहता है दोनों साइड, एक बोगी में 2 लगते हैं, एक कोच में 4 लगते हैं, इसी के बारे में पूछ रहा है, डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जर्वर, ठीक है। ये सेकेंडरी सस्पेंशन, आप जानते हैं बॉलिस्टर का जो एरिया होता है वो पूरा सेकेंडरी सस्पेंशन में आता है, इसलिए इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। व्हाट इज़ द बर्थ कैपेसिटी ऑफ AC 2 टायर LHV कोच, AC 2 टायर LHV कोच की जो क्षमता होती है वो 52 या 54, अगर ऑप्शन में है तो आप लगाएंगे, ये LHV का पूछ रहा था, ठीक है। व्हाट इज़ द बर्थ कैपेसिटी ऑफ LHV, हाँ, तो ये 54 आंसर में दिया हुआ है, तो 54 आप लिख सकते हैं, यदि 52 होता तो भी सही होता, 94 का ए हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। मैक्सिमम राइडिंग इंडेक्स मैक्सिमम होता है 2.75 और मिनिमम होता है 2.5 LHV में, तो ये हम मैक्सिमम पूछ रहा था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। नंबर ऑफ वाई डैम्पर ऑफ इन LHV कोच, LHV कोच में जो वाई डैम्पर होते हैं, यहाँ एक होते हैं और एक उसी साइड बोगी में यहाँ होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 2, और कोच में पूछ रहा था तो एक कोच में 2 बोगी होता है, उस हिसाब से हो गए 4, यानी कि हो गया इसका डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। द अंडर फ्रेम ऑफ LHV कोच इज़ फैब्रिकेटेड ऑफ, अंडर फ्रेम किसका बना होता है, तो IRS में 41 जो कॉटन स्टील होता है उसी का बना होता है।
97 का है सी। आगे देखते हैं 98। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ AC 2 टायर LHB कोच। AC 2 टायर है तो LHB कोच है तो सबसे पहले L रहेगा, ठीक है, W रहेगा, ठीक है, AC है तो AC रहेगा, W से हो गया वेस्टिबुल, जो कोच के शुरू में दो रबर दिए जाते हैं ना, UIC रबर, उसी को वेस्टिबुल कहा जाता है, ताकि दो कोच जब आपस में टकराए तो वो रबर की वजह से पैसेंजर को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए वो वेस्टिबुल UIC रबर दिया जाता है, ठीक है। तो LHB है, वेस्टिबुल है, AC है, ठीक है। 2 टायर का कोड होता है CW, या ऐसा ऑप्शन बी में है तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ गुड्स वैगन। गुड्स वैगन का मैक्सिमम व्हील गेज स्टैंडर्ड होता है 1600 mm और मैक्सिमम होता है 1602 और मिनिमम होता है 1599, यानी कि 1600 + 2 - 1 ऐसा होता है। तो इस हिसाब से कितना हो गया, ये डी हो गया इसका, इस हिसाब से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्राई डायमीटर फॉर 6 व्हीलेड यूनिट ऑन सेम एक्सल ऑन BG बोगी वैगन व्हीलेज। ब्रॉड गेज बोगी वैगन व्हील पर एक ही एक्सल पर किसी भी कितना भी पहिया वाला हो, ठीक है, 6 पहिया वाला पूछ रहा है, कितना भी पहिया वाला हो, एक एक्सल पर यदि व्हील ट्रेड डायमेंशन पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो उसका 0.5 mm ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 100 का हो जाएगा बी। अब आ गया है राजभाषा। संविधान के किस भाग में विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविज़न रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया है, तो आप जानते हैं कि भाग 17 जो है राजभाषा के बारे में इसमें बताया गया है। तो भाग 17 क्या है, 17 है ये, ठीक है। 10 और 5 15 रोमन में होता है ऐसे 10, ये हो गया 5 और ये 2 और हो गया, तो कितना हो गया 17। 101 का हो गया ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। When was the official language एक्ट 1963 अमेंडेड। ये जो 1963 जो है उसको अमेंडेड 1967 में किया गया था, ठीक है। तो 102 का हो जाएगा सी। इसे बहुत सारा क्वेश्चन अभी तक 150 टेस्ट 153 टेस्ट हुआ है, उसमें से सब में 10-10 राजभाषा के क्वेश्चन अभी हैं। अब जो वर्तमान में टेस्ट चल रहे हैं सब में 20 राजभाषा के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं 10+ करके। तो राजभाषा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे विद्यार्थी तो टोटल के टोटल 10 नंबर ले आएंगे। यदि 9 भी लाते हैं तो आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई में आप में कमी है, इसलिए 9 आया, समझ लीजिए। 103 देखिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज़ द ट्रांसलेटिंग द स्टैच्यूटरी रूल्स रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स। संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो वो जो करता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। विच मिनिस्ट्री टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन पर्टेनिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। जो कौन सा मंत्रालय है वो राजभाषा के संबंध में इम्पोर्टेंट जो है रोल निर्णय ले सकता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। पहली जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी थी, प्रथम राजभाषा आयोग, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्री बाल गंगाधर खेर, यानी कि BG खेर, ठीक है। तो 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 106। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य हैं, तो कितने सदस्य हैं इसमें, इसमें हैं 30 मेंबर हैं, ठीक है, 30 मेंबर। 10 राज्यसभा के होते हैं और 20 लोकसभा के होते हैं। 10 राज्यसभा 20 लोकसभा, याद रखिएगा। चलिए 107। व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ मीटिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। राजभाषा कार्यान्वयन आयोग की बैठकों की अवधिकता क्या है, तो इसकी जो बैठकों की अवधि है वो है 1 in 3 month, ठीक है। राजभाषा आयोग के कार्यान्वयन की बैठक की अवधिकता क्या है, 1 in 3 month। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 107 का हो गया बी। 108 देखिए। चलिए, विच इज़ द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो प्रारंभिक कोर्स है वो है प्रबोध, ठीक है। उसके बाद होता है प्रवीण, फिर होता है प्रज्ञा। तो प्रबोध है ए में, तो 108 का हो जाएगा ए। 109 देखिए।
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में है। तो वो जो अनुच्छेद है वो है 343। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 110 का देखिए, 110 नंबर। विच ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास, 10/5/1963 याद रखिएगा पास हुआ, और 1967 में इसका संशोधन हुआ। तो 110 का हो गया बी। चलिए, हमारा टेस्ट कैसे होता है देखिए, आपकी सफलता का राज है। 110 क्वेश्चन, अभी चेन्नई डिवीज़न का ये क्वेश्चन अपने किसी और के माध्यम से यदि आपके पास होगा तो उसका क्वेश्चन और हमारा क्वेश्चन मिलाइएगा, कितना डिफरेंस है और ये टेस्ट देने में कितना बड़ा फ़ायदा है। ऐसे हमारा टेस्ट होता है, यहाँ इस तरह से आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा रहेगा, आंसर की शुरू में ब्लैंक रहेगा। टेस्ट होने के बाद पहले तो पेज पर आपको आंसर लिख के मिलेगा, बाद में इसी में आंसर भर के एक ही PDF में आपको दिया जाएगा। फिर चेंज क्वेश्चन को रखा जाता है। ठीक है, बहुत सारे चेंज क्वेश्चन रखे जाते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी नीचे रखा जाता है, कुछ आसान क्वेश्चन को भी नीचे रखा जाता है, क्योंकि 4 ग्रुप में एक ही क्वेश्चन को 4 ग्रुप में मॉडिफाइड किया जाता है, और उस मॉडिफाइड के दौरान जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को नीचे दे दिया जाता है, ताकि इसका फ़ायदा आपको ज़बरदस्त मिले। तो इस तरह से इतने क्वेश्चन चेंज कर दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बोनस क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप तो 110 है ही, ये बोनस क्वेश्चन ये बहुत बड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और ये चेन्नई डिवीज़न में जो एग्ज़ाम हुआ है अधिकतर वही क्वेश्चन छाटे हुए, बहुत सारे इजी क्वेश्चन है। ये सब टेस्ट में बहुत पहले पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इन क्वेश्चनों को छाट के नीचे कर दिया गया है। तो इस तरह से टेस्ट होते हैं। अब बहुत लोग नए होंगे, यदि हमसे आप जुड़ना चाहते होंगे तो हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, 8121390916। ठीक है, 8121390916, 8121390916। ठीक है, अब क्या है, यदि आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3000 आपको पे करना है। याद रखिए, बहुत कम फ़ी रखा गया है। जूनियर इंजीनियर या AWM के लिए तैयारी के लिए 3000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, उतना से ज़्यादा मटेरियल में खर्च होता है, लेकिन बहुत लोग जुड़े हुए हैं तो मेंटेन हो जाता है। इसमें आपको टोटल मटेरियल आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सारे टॉपिक का दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स मटेरियल मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, उसको रेगुलर आपको स्टडी करना है। उसके बाद 10 सेट प्रीवियस पेपर भी आपको दिया जाएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ से एक रोल नंबर दिया जाएगा जो आपको टेस्ट सीरीज में काम आएगा। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, सोल्यूशन होता है, उसके लिए अलग से एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा, जो कि व्हाट्सअप भी होगा। और टेस्ट में यदि भाग लेना है तो उसका 150 रुपया, बहुत कम फ़ी, सिर्फ 150 रुपया पर मंथ आप दे के टेस्ट दे सकते हैं। तो ऐसे करके ज्वाइन कीजिए, रेगुलर स्टडी कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिए और टेस्ट ज़रूर दीजिए। टेस्ट सबसे बड़ा बोनस पॉइंट आज अभी है, और यही कारण है कि सभी डिवीज़न में ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। टेस्ट में सभी भाग लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर किसी न किसी वीडियो हम लोग मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।